तो एपीपीएससी जेई के बारे में बात करने वाला हूं कि इसके आप लोगों को क्या अप्रोच रखनी है, हमारी टीम आपके लिए क्या करेगी, हमारा क्या प्लान है। ये सारी बातें मैं आज आपके यहाँ पर आप लोगों के समक्ष मतलब आप लोगों के सामने बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जेई की पोस्ट भी एक बहुत बेहतरीन पोस्ट होती है और जेई से प्रमोशन होकर आप जल्दी एई भी बन जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो बात है, इस जेई एग्जाम की, जो आपका जेई का एग्जाम है, अभी तक जितना नोटिफिकेशन आया है उससे हमें ये पता है कि भैया जो पेपर होने वाला है वो कैसा है भाई साहब, ऑब्जेक्टिव होगा, क्लियर। और इसका हमें क्या पता है, सिलेबस पता है। एक बार सिंपल सी बात है यार, सबसे पहले इस सिलेबस को समझना होगा कि मैं इस सिलेबस को कैसे समझूं, इस सिलेबस में दिया क्या है। क्योंकि लड़के क्या करते हैं, बिना सिलेबस को ध्यान में दिए हुए चीजों को करने लग जाते हैं। होता क्या है फिर उसके बाद, जब आपको यही नहीं पता कि भैया इस टॉपिक में ये सिलेबस है, आप कुछ चीज को छोड़ रहे हो, कुछ चीज को स्किप कर रहे हो, तो उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं निकल कर आता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने ऊपर क्या करना है, साइनिंग। और वो साइनिंग का काम कौन करेगा भैया। Dreaming of becoming a junior engineer? Start your journey today. Tired of average coaching? Let's aim for top JE ranks with GoPro Educare. गो प्रो एडुकेयर आप लोगों के साथ इस साइनिंग का काम करेगा। और हमारा इसमें मकसद भी यही है कि आपकी वीकनेस के ऊपर काम कर कर, आपकी वीकनेस के ऊपर काम कर कर उसको चमकाएं। सबसे पहले बेसिक बात, मैक्सिमम लड़कों को तो सिलेबस में ही कंफ्यूजन रहता है। जैसे मैं पहले ही इसमें देखो बहुत सारी यूनिट्स दी हुई हैं, जो यूनिट्स दी हुई हैं पार्ट वन और पार्ट टू। तो पहले मैं बात कर रहा हूं पार्ट वन की। पार्ट वन में जो पहली यूनिट आप लोगों को दिख रही है, देखो मैं बता रहा हूं, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, किस टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस देना है वो उस टॉपिक के अंदर के सब टॉपिक बताएंगे। तो ये कह रहा है कि एक मेजरमेंट, और होना भी चाहिए, जेई में जेई का काम मेजरमेंट तो अहम रोल रखता है। तो ये काम तो आपको पता ही होना चाहिए। और एक जेई के कुछ भी हो या नहीं हो, एक सब्जेक्ट तो मैं बिना देखे बता सकता हूं, आपके एस्टिमेशन और कोस्टिंग तो होगा ही होगा। एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जूनियर इंजीनियर का काम है। फील्ड में ये काम करोगे आप, जब ये फील्ड में काम करोगे तो गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि भैया आप ये काम सीख कर आओ। और वो काम सिखाने का काम है किसका है, वो हमारा है। तो सबसे पहले मेजरमेंट, अगर मैं मेजरमेंट में जाऊं तो एरिया है, वॉल्यूम है, फोर्स क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, लेंथ एंड स्क्वायर मेजर, गाइस मेट्रिक मेजर ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम क्या होता है, वेट क्या होता है। कहने का मतलब क्या है, आपको यहां पर एग्जाम वाला ये बोल रहा है कि हर यूनिट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे डेंसिटी क्या है, तो आप सीधा बताओ कि भैया मास बाई क्या होता है, वॉल्यूम होता है, डेंसिटी होता है। एनर्जी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी क्या है, एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अब आता हूं मैं दूसरी यूनिट जो सबसे इंपॉर्टेंट, सर्वे। सर्वे एक सब्जेक्ट है। अब काफी लोग क्या करे होंगे, एई की तैयारी भी करते होंगे, तो उनके लिए सर्वे में बहुत कुछ है। पर जब मैं जेई की तैयारी करता हूं, मेरे सर्वे में देखो, एक तो चैन सर्वे ओनली, एक प्लेन टेबल सर्वे, एक कंपास सर्वे है, एक लेवलिंग है, कंटूर है, और थियोडोलाइट है। अब देखो ना तो इसमें कर्व है, ना फोटोमेट्री है, ना इसमें ट्रिकोनोमेट्री है। गाइस सबको समझ में आ रहा है, ये चीजें इसमें नहीं है। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको वही करना। अब इनमें भी सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेवलिंग। अगर सवाल अगर आएंगे पांच में से, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि सर्वे से 8 सवाल आएंगे, 3 सवाल लेवलिंग से पूछे, कि इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट लेवलिंग है। तो मैं साइनिंग का काम कहां पर करूंगा, मैं इस लेवलिंग के ऊपर करूंगा भाई साहब, कि मेरा इसका सवाल तो गलत होना ही नहीं चाहिए। अगर इसका सवाल भी गलत हो गया, फिर भाई साहब मेरी तो लंका लग जाएगी। अब जैसे मैं बात करूं सोम, अगर मैं सोम बात करूं, सोम बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पर जब मैं इस जेई के हिसाब से देखता हूं,
इससे इजी, इससे ज्यादा इजी आपके जितने भी सिलेबस में दे रखा है, कोई सब्जेक्ट इससे कम और छोटा सिलेबस नहीं है किसी का। देख जैसे पहला न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बेसिक चीज, फोर्स ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये लो यहां तक। अगर मैं यहां तक रुक जाऊं तो ये तो सोम का पार्ट भी नहीं है, ये आपका पार्ट आ जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। अब इसको सर सोम में क्यों लिखा है? सोम और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। सोम के अंदर हम क्या करते हैं, जब मटेरियल के ऊपर लोड लगाते हैं, फिर वो मटेरियल का बिहेवियर कैसा रहता है, वो मेटल की ज्योमेट्री में क्या चेंज आता है, उसमें स्ट्रेस क्या आता है, उसको क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी क्या करते हैं, मटेरियल के ऊपर आपने लोड लगाया, लोड लगाने के बाद मटेरियल कैसे बिहेव करता है उसकी एनालिसिस करते हैं। अरे सर आपने तो सेम ही तो बोल दिया, दोनों में लोड लगा रहे हो, बस फर्क यही है कि आप लोड किस मटेरियल के ऊपर लगा रहे हो। अगर आपने लोड डिफॉर्मेबल मटेरियल के ऊपर लगाया तो वो आ जाएगा सोम के अंदर, वो सारी प्रॉपर्टियां आ जाती किसके अंदर, वो पूरा। इसका मतलब सोम में कौन सा मटेरियल चलता अपना, डिफॉर्मेबल। अगर आपने लोड नॉन डिफॉर्मेबल पर लगाया, यानी रिजिड के ऊपर लगाया, तो वो किसके अंदर आ जाता है भाई साहब, वो आ जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। क्योंकि ये दोनों सिर्फ मटेरियल के चेंज होने से सब्जेक्ट चेंज हो गए, इसलिए उन्होंने कहा कि आप बेसिक शुरू में शुरू में यहां तक उन्होंने नॉन डिफॉर्मेबल मटेरियल की बात कर ली, उसके बाद उन्होंने किसकी बात कर ली, डिफॉर्मेबल मटेरियल की बात कर ली। बात समझ में आ गई। अरे अब मैं बात करूं सोम में, सोम में क्या आपका स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, इलास्टिसिटी क्या है, इंपैक्ट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिटर्मिनेट क्या है, बेसिक चीजें। इनडिटर्मिनेट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। साफ बोला है कि भाई साहब आपको कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन आनी चाहिए, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। ना आपका इसमें बेंडिंग स्ट्रेस है, ना आपका इसमें शेयरिंग स्ट्रेस वाला है, ना आपका इसमें डिफ्लेक्शन है, ना इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस है, ना थ्योरीज ऑफ फेलियर है, ना इसमें आपके टॉर्जन है। बात सबको समझ में आ रही, ना प्रेशर वेसल है, ये सब नहीं है। ये मात्र मैं देखूं तो सबसे इजी है, इसमें से 10 सवाल आएंगे, 10 में से 10 लाने की जिम्मेदारी हमारी है। आपके 10 में से 10 लाने का काम हमारा है कि भैया कैसे इसको अप्रोच करना है, आपको बेहतरीन तरीके से क्लास। और सबसे अच्छी बात क्या है, इन टॉपिक में से मैक्सिमम आपके कितने सवाल होंगे, 150, 150 क्वेश्चन होंगे। अरे 150 के 150 में आपको पहले ही करा दूं तो भाई साहब सवाल गलत कहां से होगा, क्योंकि पेपर तो पूरा ऑब्जेक्टिव। बात सबको समझ में आ गया क्या? अगला भैया, अगली मैं बात करूं, अब आ जाता है सोइल। साफ साफ लिखा है सोइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन। अब देखो सोइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन है तो सिर्फ ये चीज है सोइल की, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल, बेरिंग कैपेसिटी, देखो ये सारी चीजें। फाउंडेशन ज्यादा है, सोइल मैकेनिक्स कम है आप लोगों की। देखो पूरा फाउंडेशन है, पूरा फाउंडेशन है, आपके सोइल मैकेनिक्स है ही नहीं, है ही नहीं भाई साहब सोइल मैकेनिक्स। आपके पूरा फाउंडेशन टिका पड़ा है, बस इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल है। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल में क्या जाएगा, जो शुरू वाला चैप्टर है, जैसे कि श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, अटरबर्ग लिमिट के बारे में बताइए, टाइप ऑफ आ जाएगा, वाटर कंटेंट आ जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा, बल्क यूनिट वेट आ जाएगा। पहली यूनिट सोइल मैकेनिक्स की पहली यूनिट जो आप जनरली पढ़ते हो, बस। ना कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन, शेयर स्ट्रेंथ, ये सब आपके नहीं है, सीपेज, प्रेशर, ये सब नहीं है। कितना आसान बना दिया गया है सिलेबस को। तो अभी सिर्फ आपको सिलेबस को फॉलो करते हुए अपनी क्या कमजोरियां हैं उनके ऊपर काम करते हुए आपको ये चीजें फॉलो करनी। Dreaming of becoming a junior engineer? Start your journey today. Tired of average coaching? Let's aim for top JE ranks with GoPro Educare. अगला आपको मैसनरी भी दिया है। मैसनरी क्या है, मैं इसको बात बोलूं तो इसी को दूसरी भाषा में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी नहीं, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। जो बीएमसी होता है ना, बीएमसी, तो बी का मतलब तो होता है बिल्डिंग, एम का मतलब होता है मटेरियल। सब लोग बीएम ही पढ़ाते हैं, इसका सी हमेशा रह जाता है, ये सी आपके सिलेबस में है।
जनरल मैसनरी के नाम से। यहां पर मैं ये बताऊंगा भाई साहब, लोड ऑफ मैसनरी, रिटेनिंग क्या होता है, ब्रेस्ट वॉल क्या होता है, अब्यूटमेंट क्या होते हैं, विंग वॉल क्या होता है, टोई वॉल क्या होता है, रिटेनिंग वॉल के कॉज ऑफ फेलियर, जो ऑलरेडी आप किसके अंदर पढ़ते हो, ऑलरेडी आप सोइल के अंदर पढ़ते हो, आरसीसी के अंदर पढ़ते हो। अगला आरसीसी, आप देखो भाई साहब आरसीसी, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि क्या आरसीसी में एलएसएम है या डब्ल्यूएसएम है। सबसे पहले तो मैं ये देख, थ्योरीज ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट, फिजिकल प्रॉपर्टीज है कंक्रीट की, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश एंड हार्डन कंक्रीट, स्ट्रक्चरल कंक्रीट एंड रेनफोर्सिंग स्टील, कटिंग एंड बेंडिंग ऑफ बार्स भी है, ओके। कंक्रीट कवर टू रेनफोर्समेंट बॉन्ड, ये आ गया, थोड़ा आरसीसी का ही आया है। बॉन्ड क्या होता है, एंकरेज क्या होता है, लो भैया एलएसएम ही है। आपके एलएसएम के हिसाब से ही आपको स्लैब, बीम और कॉलम पढ़ना है, डब्ल्यूएसएम आपके है ही नहीं। ये चीज भी मैंने पढ़ ली, मेरे है नहीं, ना मेरे वाटर टैंक है, ना मेरे प्री स्ट्रेस है, ये सब मैंने देखा इससे, तब मुझे पता चला है, ना मेरे प्री स्ट्रेस है, बात समझ में आ गई? ना मेरे इसमें टोर्जन टॉपिक है, ना मेरा शेयर है, शेयर वाला भी टॉपिक नहीं है मेरे स्लैब। अब बीम बोल दिया तो चलो मैं इसको शेयर को कंसिडर कर लेंगे अपन, कि भैया बीम बोल दिया तो क्या पता शेयर की भी बात कर रहा हूं, वो हम जब पढ़ाएंगे जब कर लेंगे। अगला हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स में देखो सबसे पहले बोला है कि भैया बर्नौली पढ़ना है आप, लो बर्नौली थ्योरम ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट, डिफरेंट काइंड ऑफ लॉस, कौन कौन से लॉस होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मेजर करने के बहुत सारे तरीके, इंपॉर्टेंट है ये तो सबसे इंपॉर्टेंट। मुझे आपका सिलेबस इतना प्यारा लग रहा है बताते हुए, क्योंकि जो एक जेई का काम होता है उसी को ध्यान में रखते हुए सिलेबस आपको बताया गया है। अगली मैं बात करूं, वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई पर बहुत ज्यादा काम किया गया है आप लोगों के। क्या, मुझे डिपार्टमेंट का पता नहीं, ये शायद इसलिए हो क्योंकि क्या पता आपके पीएचडी में बहुत ज्यादा वैकेंसी आई हो, कि जो मैक्सिमम वैकेंसी है वो अगर पीएचडी डिपार्टमेंट में है, इसलिए उस हिसाब से वाटर सप्लाई पे आपको ज्यादा काम किया है। ये इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड कर जाता है। तो पूरा ड्रिंकिंग वाटर भी है, सारी चीजें, मतलब आपके कहने का मतलब है इन्वायरमेंटल है, वो पूरा ही है, इन्वायरमेंटल पूरा ही है। जिस तरीके से मैंने देखा है सिलेबस को, पूरा ही है, पंप भी हैं, सारी चीजें। तो भाई साहब ये तो लगभग लगभग इसमें सारी है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये मुझे कैसे पता चल रहा है, मैं इस सिलेबस को देखकर ही बता पा रहा हूं। मैं इस सिलेबस को देखकर आपके स्टेट के बारे में भी मैं बता सकता हूं कि भैया वहां पर जेई को क्या क्या काम करना पड़ा होगा, किस स्टेट के जेई को क्या काम करना पड़ा, क्योंकि जो सिलेबस है वो वहीं के ग्राउंड लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, इसलिए यहां पर टिम्बर रखा गया। क्या बात समझ में आ गई? जिस स्टेट में ब्रिक्स ज्यादा होती है, ब्रिक्स ज्यादा कंस्ट्रक्शन में काम में आता, तो वहां पे 100% मैं बोल रहा हूं ब्रिक्स लिखा हुआ है। क्लियर, बहुत अच्छी बात है, मजा आ रहा है। सिलेबस क्या बनाया है, स्टील स्ट्रक्चर सिंपल सिंपल है भैया। स्टील में कॉलम क्या होता है, टेंशन मेंबर क्या होता है, आपके ना तो बोल्ट है ना प्लास्टिक एनालिसिस है, ये सारी चीजें आपके हैं ही नहीं। तो भाई आधी चीजें तो ना रिवेटिंग रिवेटिंग कुछ है ही नहीं, आधी चीजें तो वैसे ही कट गई आपकी। क्लियर। अगला, रोड और ब्रिज में क्रॉस ड्रेनेज वर्क है, गाइस कलवर्ट्स हैं, गाइडलाइंस क्या होगी भैया ब्रिज के लिए, ब्रिज में मतलब आपके ब्रिज है, ब्रिज में अबुटमेंट क्या होता है, विंग वॉल क्या होती है, ये पढ़ना है। एस्टिमेशन लो, मुझे तो पहले ही पता था अगर जेई का पेपर है तो ये सब्जेक्ट तो होगा, देखो देखते ही बता दिया कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो, क्योंकि बिल बनाना पड़ेगा आपको। ठेकेदार को जब बिल जब तक बनाकर नहीं दोगे, जब तक आप उसको एस्टिमेशन नहीं बनाकर दोगे, वो आपको पैसे ही नहीं देगा। तो जेई का काम ही यही होता है। तो ये सब्जेक्ट अगर आपको आएगा नहीं तो आप क्या ठेकेदार से रुपए लोगे, इसलिए गवर्नमेंट खुद बोलती है भाई साहब एस्टिमेशन कॉस्टिंग सिखा के भेजो इनको। तो देखो रेट एनालिसिस, लो भैया देखो खुद ही बोला है, ट्रांसपोर्टेशन खुद ही देखो, एस्टिमेशन प्रोजेक्ट, ये छोटा सा सब्जेक्ट है। हाईवे भैया अगला, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, देखो ये सारे जो जो चीजें हैं आपके हाईवे में साफ क्या कर दी गई है, मेंशन कर दी गई है, ये हाईवे को मेंशन कर दिया है। अगला भाई साहब आगे मैं चलूं, लो भैया अर्थक्विक इंजीनियरिंग, तो एक आपके बात बताऊं, अर्थक्विक, अर्थक्विक क्या आपके उधर अर्थक्विक ज्यादा आता है क्या, क्या आपके वहां पर अर्थक्विक ज्यादा आता है क्या, आप वाला अर्थक्विक वाला रीजन ज्यादा है क्या? पर फिर भी अर्थक्विक दिया है
क्या पता बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए अर्थक्वेक का, इसलिए दिया है भैया। क्लियर कि भैया स्टूडेंट को कम से कम अर्थक्वेक के बारे में बेसिक टर्म तो पता होनी चाहिए कि अर्थक्वेक है क्या चीज। तो कोज ऑफ अर्थक्वेक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। सेस्मिक जोन क्या होते हैं भाई साहब, एपिसेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है। मतलब मान लीजिए ये आपकी अर्थ सरफेस है, यहां से जो जनरेट हुआ इसे बोलते हैं फोकस। और ये जो अर्थक्वेक की वेव है आकर अर्थ के ऊपर जहां पर टकराती हैं इसको बोलते हैं गाइस एपिसेंटर। तो ये सब देखो, ये सारे पॉइंट दिए गए हैं, ये बातें दी गई हैं, ये देखेंगे भैया। फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये आपका इरिगेशन का पार्ट है। इरिगेशन में पढ़ाते हैं भैया मार्जिनल बंड क्या होता है, फ्लड फोरकास्टिंग क्या होती है, फ्लड वार्निंग क्या होती है। ये सब आपका किसका है भैया, इरिगेशन का है। ये आपके इरिगेशन का पार्ट, ये चीज आपको बताइए। अब इन जैसे मैंने सिलेबस को बताया है सेम वैसे के वैसे आपको सिलेबस को क्या करना है, फॉलो। अब इसको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये सिलेबस पढ़ना भी होगा। क्यों भाई साहब, बिना पढ़े तो चीजें नहीं होंगी, बिना पढ़े, क्योंकि वैकेंसियां बार बार तो आती नहीं है। कि कई लड़के कहते हैं मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगा, मैं कहता हूं करो सेल्फ स्टडी, किसने मना किया है। पर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम भी तो होना चाहिए, 7-8 महीने। यहां टाइम मिलता है एग्जाम के बीच में 2-3 महीने, सेल्फ स्टडी में पता करने में 3-4 महीने तो इस बात को पता करने में लग जाते हैं कि मुझे पढ़ना क्या है। इसलिए इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गोप्रो ने आपके लिए कुछ स्पेशल किया है। आपके लिए क्लासों का अरेंजमेंट इस तरीके से कराया है ताकि आपके सिलेक्शन के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंस है वो सारी बातें करवाई गई है। लो भैया, न्यू बैच देख लीजिए, लाइव क्लासें आपकी जूम से होंगी, रिकॉर्डिंग पीडीएफ सारी क्लासें मिल जाएंगी, आपको ऐप की सुविधाएं हैं, मॉक टेस्ट हैं। लो भैया, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आपको बुक भी दे रहे हैं। बताओ, ये JY JE की जो PYQ ई बुक है, मैंने जितनी मेरी सर से बात हुई है, ये तो रामबाण है, रामबाण। रामबाण का मतलब समझ रहे हो, एक एक वन लाइनर सवाल इसमें सर ने मतलब इसको हमने इस तरीके से बनाया है कि भैया एक एक सवाल इस बुक में लिख दो, ताकि लड़के को कहीं कंटेंट के लिए इधर उधर घूमना ही ना पड़े। एक प्लेटफॉर्म पे आया, अपना कंप्लीट किया, सिलेक्शन लिया और चला गया। इस तरीके से वन लाइनर देखो ई बुक अलग से, डीपीपी सीट और बनाई है भैया, डीपीपी सीट जिसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे और वहां पर आपको सवाल करने को मिलेंगे। अब जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, आपको टीम क्या करेगी भैया, रेस्पॉन्स करेगी। क्लियर, ये बात मैंने आपको बता दी। सर प्राइस भी बता देना सर, मार्टिन जो प्राइस है उसके लिए ये नंबर दिए गए हैं, आपको इन नंबर के ऊपर जाना है। और भाई साहब जो मेरी टीम है, जो हमारी टीम है, वो आपको क्या कर लेगी भैया, जाना आप वहां पे अपनी जो भी क्वेरीज है उसको आपको मेंशन करना। पर यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस बैच के बाद आपको इससे बेहतरीन तरीके का कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला, इसकी गारंटी मैं खुद ले रहा हूं आप लोगों। क्लियर, क्यों, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है आपको दिखने में बड़ा आसान लग रहा है, मेहनत है हम लोगों की वो तो हमें ही पता है ना, कितना खून पसीना लगा है, एक एक चीजों को ढूंढा इस सिलेबस के हिसाब से। लोग पढ़ा तो देंगे आपको, पर जो सिलेबस की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कोई नहीं पढ़ा पाएगा भाई साहब।